हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज वर्ल्ड। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी घरों पर सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और बहुत अच्छे से इस जो हमें टाइम पीरियड मिला है इस महामारी के काल में उसका सदुपयोग भी कर रहे होंगे। देखिए, अगर कोई परेशानी ना कि बहुत बड़ी परेशानी हमारे ऊपर आई है, बहुत मुश्किल दौर से हम लोग और हमारे पूरा जो वर्ल्ड है वो गुजर रहा है, लेकिन समझदारी उसी में है कि जब इस महामारी के काल को भी हम अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी बना लें, हम कुछ नया कर ले, कुछ नया सीख लें, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और इसी सीरीज में हम कुछ काम कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे जो हमारे अविकारी शब्द हैं वो हम कर चुके थे, और उसके बाद विकारी हम कर चुके थे। विकारी टॉपिक हमारा चल रहा था। विकारी टॉपिक में भी हमने अब हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण में हमने पढ़ चुके थे अविकारी शब्दों की श्रृंखला में कि 4 होते हैं। क्रिया विशेषण होता है, समुच्चय बोधक होता है, संबंध बोधक होता है, और चौथा जो टाइप होता है वो है विस्मयादि बोधक। उसके बाद हम क्रिया विशेषण पर बात कर चुके थे कि क्रिया विशेषण जो होता है वो वे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया की विशेषताएं हमने 4 तरीके से 4 शब्दों से पढ़ी थी, और उसी के आधार पर हमने 4 भेद पढ़े थे: कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। आज उसी श्रृंखला में कुछ नए आपके सामने उदाहरण मैं लेकर आई हूँ, और उन उदाहरणों से हम इनको समझेंगे कि इन उदाहरणों में कौन सा क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। उसके बाद इस पे थोड़ा सा और डिस्कस करके हमारा नया टॉपिक अब शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ये उदाहरण सबसे पहले देख लेते हैं कि उदाहरणों में कौन सा क्रिया विशेषण जो है वो प्रयोग हुआ है। पहला है सुजाता बहुत बोलती है। अब पहले हमने क्रिया देखनी है इसमें कि क्रिया क्या है। तो क्रिया जो है वो है बोलना। क्रिया हमने ढूंढ ली। अब क्रिया जो है उसके साथ शब्द लिखा है बहुत। अब जो हमारे प्रश्न थे कब, कहाँ, कितनी और कैसे, इन चारों में से जिस भी प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाएगा ये वही क्रिया विशेषण यहाँ पर हो जाएगा। जैसे सुजाता बहुत बोलती है, तो सुजाता कब बोलती है, नहीं मिला। कहाँ बोलती है, ये भी नहीं मिला आंसर। कितनी बोलती है, तो बहुत बोलती है। अर्थात ये जो हमारा भेद हो जाएगा ये हो जाएगा परिमाणवाचक। बहुत इजी है क्रिया विशेषण को फाइंड करना। ये हो गया हमारा परिमाणवाचक। अगला जो उदाहरण है, दीपेश तेज दौड़ता है। वही क्रिया हमने ढूंढ ली, दौड़ना क्रिया है। अब क्रिया की विशेषता क्या है, तेज। अब तेज कब, कहाँ, कितना, कितनी और कैसे से हमें किसका उत्तर मिलेगा, ये तो देखने से हमें उत्तर मिलेगा ये कैसे दौड़ता है, तो तेज दौड़ता है। तो इसका मतलब ये जो भेद हो गया ये हो गया हमारा रीतिवाचक। अगले उदाहरण की बात करें तो माताजी रामायण ध्यान से पढ़ती हैं। ठीक है, कब पढ़ती हैं नहीं पता, कैसे पढ़ती हैं, ध्यान से पढ़ती हैं। तो पढ़ना क्रिया हो गई, और कैसे पढ़ती है, ध्यान से पढ़ती हैं। तो ये फिर से हमारा रीतिवाचक का ही उदाहरण है। और अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह ये लिख दूं, माताजी रामायण जो है वो रोज पढ़ती हैं, तो कब पढ़ती हैं, रोज पढ़ती हैं या रोजाना पढ़ती हैं, तब ये हमारा हो जाता कालवाचक। उसके बाद वह बाहर बैठा है, बैठना क्रिया। कहाँ बैठा है, तो बाहर बैठा है, अर्थात स्थान के बारे में बात हो रही है, तो ये हो जाएगा हमारा स्थानवाचक। ऐसे ही लड़का बैठा है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है, लड़का बैठा है। देखिए क्रिया ढूंढ लेते हैं। क्रिया हो गई बैठना, लड़का हो गया संज्ञा। इसका मतलब
इसमें कोई भी क्रिया विशेषण नहीं है। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है कि अगर हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है क्रिया विशेषण है, उसको अंडरलाइन करना है, रेखांकित करिए, तो हमें निकालना आना चाहिए कि क्या इसमें क्रिया विशेषण है भी, या जो परीक्षक है वो सिर्फ हमारी जांच कर रहा है कि आपको कितना आता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि क्रिया विशेषण है भी या नहीं है। अगर नहीं है तो इस तरह से देखिए, हमने इसे पता कर लिया कि क्रिया है, संज्ञा है, लेकिन इसमें कोई भी क्रिया विशेषण शब्द नहीं है। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्रिया विशेषण संबंधी जो टॉपिक था। इसमें इसी क्रिया विशेषण से संबंधित कुछ एक दो और बातें मैं आपको बता देती हूँ जो आपके जो है काम आएंगी और इम्पोर्टेंट भी है। देखिए, मैं एक उदाहरण लिख रही हूँ। मैं यहाँ अभी चुपके से आई। ये एक मैंने सेंटेंस लिखा है, मैं यहाँ अभी चुपके से आई। चुपके से मतलब चुपचाप से। चलिए, क्रिया ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले क्रिया हो गई आना, ठीक है। उसके बाद मैं जो है वो सर्वनाम शब्द है। अब हम क्रिया संबंधी, क्रिया की विशेषताएं कौन कौन सी इसमें है देख लेते हैं। कौन सा क्रिया विशेषण इसमें प्रयोग हुआ है। तो मैं कब आई, अभी आई। उत्तर मिला अभी आई। तो ये तो हो गया हमारा कालवाचक। कहाँ आई, तो मैं यहाँ आई, अर्थात यहाँ का भी कहा जो स्थान का है उसका भी हमें उत्तर मिल गया, अर्थात इसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण भी है। और मैं कैसे आई, तो मैं चुपके से आई। तो ये हो गया हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ही सेंटेंस में तीन तीन जो है क्रिया की विशेषताएं हो गई हैं, तो ये क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है और आपके सामने है। ऐसा हो सकता है कि एक ही वाक्य में एक या एक से ज्यादा क्रिया विशेषण का प्रयोग हो, ठीक है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि वाक्य में सिर्फ एक ही क्रिया विशेषण हो। क्रिया विशेषण मोर देन वन भी हो सकते हैं, वो 2 हो सकते हैं, वो 3 हो सकते हैं, जैसे कि आपके सामने इस उदाहरण में दिखाया गया है। चलिए, यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। एक और बात कर लेते हैं कि जरूरी नहीं है कि क्रिया जो है, क्रिया विशेषण जो है वो हमेशा क्रिया के जस्ट पहले ही आए। यहाँ तो हमने जितने भी उदाहरण देखे थे, देखिए हमने इनमें देखा था कि जो क्रिया है वो इसके पहले ही आ रही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पहले आए, कभी कभी ये आगे भी आ जाती है। और एक और चीज, विशेषण और क्रिया विशेषण के अंदर जो एक अंतर होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो क्रिया विशेषण और विशेषण में अंतर ये होता है कि क्रिया विशेषण शब्द जो है वो बदलते नहीं है, इसीलिए ये अविकारी है, ठीक है। और विशेषण शब्द जो है वो बदल जाते हैं, इसलिए वो विकारी है। ये एक डिफरेंस है दोनों में। हालांकि हमें नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि वो विकारी में आ रहा है तो उसमें बदलाव होगा, और ये अविकारी में आ रहा है तो इसमें बदलाव नहीं होगा। चलिए, अगला टॉपिक शुरू कर लेते हैं हमारा, और अगला टॉपिक हम लेते हैं विस्मयादि बोधक। हम सीरीज में बात कर रहे थे अविकारी शब्दों की। 4 भेद हमने पढ़े, 4 भेदों के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें से हमारा पहला टॉपिक क्रिया विशेषण कंप्लीट हो चुका है। जैसे अविकारी में 4 भेद, अविकारी शब्द में 4 वर्ण है। देखिए, छोटे छोटे निमोनिक बनाकर हम इन्हें याद कर सकते हैं। जैसे अविकारी में कितने वर्ण हैं, तो अविकारी में 4 वर्ण हैं। तो अविकारी के भेद भी कितने हो गए? 4 ही हो गए।
उसके बाद पहला भेद हमने क्रिया विशेषण पढ़ा था, और क्रिया विशेषण के भी हमने 4 ही भेद पढ़े थे। बाकी जो हम पढ़ेंगे उनमें भेद नहीं होंगे, तो आपको 4 का जो निमोनिक है वो बना लेना है कि अभिकारी में 4 वर्ण, तो अभिकारी के भेद भी 4 ही हो गए। और उसके बाद जो पहला हमने पढ़ लिया टॉपिक क्रिया विशेषण का, उसके भी कितने 4 ही भेद हैं। तो आज का जो है टॉपिक हमारा वो है विस्मयादि बोधक। पहले तो इस नाम पर ही इस चर्चा कर लेते हैं कि ये विस्मयादि बोधक जो है, इसकी संधि की बात करें तो कौन सी संधि इसके अंदर होगी, सोचकर आप अपने दिमाग में सोचिए कि इसमें कौन सी संधि हो सकती है। तो शब्द देखिए, 2 शब्द हैं इसमें, विस्मय प्लस आदि, ये 2 शब्द हैं इसके अंदर, और इन दोनों वर्णों में संधि होकर यहाँ पर आ बन गया है, अर्थात दीर्घ संधि जो है वो इस शब्द में है। ये आपको ध्यान रखना है। विस्मयादि बोधक, तो विस्मय प्लस आदि और बोधक, तो 3 शब्द जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है विस्मयादि बोधक। और इस विस्मयादि बोधक में 3 ही शब्द है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विस्मयादि बोधक होते क्या हैं। तो विस्मयादि बोधक में विस्मय, शोक, हर्ष, घृणा, दुख आदि जो है अनेक भाव, विस्मय की तरह ऐसे अनेक भाव इस अकेले वर्ड से हमें इंडिकेट हो रहे हैं। अर्थात ऐसे शब्द जिनसे हमें विस्मय का बोध हो, या शोक का, दुख का, हर्ष का, घृणा का, इनका बोध हो, वही सारे शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। अब विस्मयादि बोधक जो शब्द हैं उनका आजकल जब से जो ये हमारी टेक्नोलॉजी ज्यादा विकसित हुई है, जब से हम लोग मोबाइल और इन चीजों का यूज करने लगे हैं, तब से हम विस्मयादि बोधक शब्दों का भी बड़ा जो है एक अलग से तरीके से हम इनका यूज करने लगे हैं। तो बात करते हैं कि कैसे हम इन्हें करते हैं यूज फोन के द्वारा। तो आप सभी ने देखा होगा कि हम जब व्हाट्सएप यूज करते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप में कुछ इमोजी बने होते हैं, और वो इमोजी जो है वो हमें अलग अलग ये बताते हैं। देखिए, हम जब खुश होते हैं तो हम एक अलग सा जो है इमोजी बनाकर भेज देते हैं, हर्ष यानी खुश। जब हम खुश होते हैं तो हम एक इस तरह का जो है हंसी वाला एक इमोजी हम बना के भेज देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें विस्मय की, तो बड़ी बड़ी आंखें सी खुली होंगी, और इस तरीके से जो है इस तरह का हम एक इमोजी भेज देते हैं। शोक, जब हम दुख में होते हैं तो इस तरीके से जो है दुखी का जो है सिंबल सा बना के हम भेज देते हैं, दुख का। ठीक है, अगर हमें घृणा हो रही है किसी चीज को देखकर, तो हम इस तरीके से एक उल्टी का सा सिंबल बनाकर भेज देते हैं। दुख की बात करें तो वही दुखी सा एक फेस बनाकर हम यहाँ पर भेज देते हैं। अगर हम क्रोध की बात करें तो क्रोध में इस तरह का बिल्कुल लाल सा मुंह हम एक भेज देते हैं। नाराजगी की बात करें तो इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो इमोजी है, यही इमोजी जो है इन सबको जो ये हमारे शब्द है विस्मयादि बोधक शब्दों के, इन शब्दों को हम इन सब से बिना लिखे ही देखिए किस तरीके से अपने मन के भावों को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। अगर देखिए समझाने के तौर पे मैं एक छोटा सा उदाहरण लूं
अगर मान लीजिए आपके घर में, आपके आस पड़ोस में कोई छोटा बच्चा हो और वो किसी नीचे गिरी हुई चीज को उठा लेता है और आप उसे बोलोगे ना बेटा ना घृणा, ना बेटा ना घृणा, तो क्या वो समझ जाएगा? नहीं समझेगा। लेकिन अगर आप उसे कह दोगे छी, तो बच्चा झट से उस चीज को छोड़ देगा और दूर हट जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि जो ये छोटा सा शब्द है छी, इस छी शब्द से घृणा का भाव जो है वो प्रकट होता है और इससे पता चल जाता है कि है यहाँ पर हमें किसी चीज के लिए मना किया जा रहा है, ये गंदी चीज है, इसे हमें नहीं छूना है। इसी तरह से विस्मय की बात करें तो हम अरे, शोक की बात करें तो हाय, हर्ष की बात करें तो वाह, घृणा की बात करें तो छी, और दुख की बात करें तो हाय। इस तरीके से ये जो हमारे शब्द हैं, ये शब्द क्या कहलाते हैं? ये शब्द कहलाते हैं हमारे विस्मयादि बोधक, जिनका हम आजकल बहुत मात्रा में प्रयोग करते हैं। हम कुछ भी टाइप करने से बचते हैं और ये इमोजी भेज देते हैं, और ये इमोजी ही हमारे उन भावों को एक्सप्रेस कर देते हैं सामने वाले के लिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये है हमारे विस्मयादि बोधक के उदाहरण। आगे बात कर लेते हैं कुछ इनके उदाहरणों की, तो किस तरीके से हम इनका प्रयोग करते हैं। देखिए, वाह कितना सुंदर घर है। हाय, ये क्या हो गया? उफ, कितनी गर्मी है। छी, कितनी बदबू आ रही है। अरे इधर आ जी। ये कुछ उदाहरण हैं जिनसे हमें विस्मयादि बोधक शब्दों का जो है पता चल रहा है। जैसे वाह कितना सुंदर घर है, हाय ये क्या हो गया, उफ कितनी गर्मी है। तो फिर है छी कितनी बदबू आ रही है, अरे इधर आ। इन उदाहरणों से हमें पता चल रहा है कि ये विस्मय का बोध कराने। देखिए सबसे अच्छी पहचान तो जब ये विस्मयादि बोधक चिन्ह जहां पर लग गया, इसका मतलब वहां पर कौन से शब्द है, कौन से अभिकारी शब्द है, तो विस्मयादि बोधक अभिकारी शब्द है, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पर देखिए कितना सुंदर घर है, कितना शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का हमने प्रयोग नहीं किया, क्योंकि ये हमसे पूछा नहीं जा रहा है कि कितना सुंदर घर है और आप जाके कह दो भाई हाँ बहुत सुंदर घर है। तो यहाँ पर हमसे प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि यहाँ पर सरप्राइज किया जा रहा है कि वाह कितना सुंदर घर है। ऐसे ही हाय ये क्या हो गया। अब यहाँ पर किसी के घर में आग लगी हुई है और वो माथा पकड़ कर कह रहा है कि हाय ये क्या हो गया, और वहां जाकर आप कह दे भाई साहब आग लग गई, तो वो आपसे पूछ नहीं रहा कि क्या हो गया, वो इस बात का दुख कर रहा है कि यार ये क्या हो गया है, ठीक है। और उफ कितनी गर्मी है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि भाई आज तो 2 किलो गर्मी है। यहाँ का इसका मतलब है कि वो इस गर्मी से दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, और इसीलिए उसने कहा कि उफ कितनी गर्मी है, छी कितनी बदबू आ रही है। और ऐसे ही अरे
इधर आ। जब हम किसी को गुस्से में बोलते हैं तो अरे इधर आ। इस तरीके से यह जो हमारे विस्मयादि बोधक चिन्ह हो गए हैं। तो हम दो टॉपिक हमारे कर चुके हैं। एक हो गया हमारा क्रिया विशेषण और दूसरा हो गया हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह। अगली क्लास में हम संबंध बोधक और समुच्चय बोधक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपने घर में सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।